औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर क्लास आई एम रियासत अली फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है AC थ्रू RC सर्किट एंड RL सर्किट या RC एंड RL सीरीज सर्किट। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन है वो किस तरह से इसके अंदर डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस एंड फेज फॉर सीरीज RC सर्किट इन AC। इसके अंदर स्टूडेंट्स RC और RL सर्किट्स, हम इन दोनों की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको बता दूं, ये वाला जो टॉपिक है इसके अंदर ये स्लाइड 1 जो नज़र आ रही है, स्लाइड सेकंड ये, थर्ड वाली ये, फोर्थ ये, 5 ये, 6 ये, 7 ये वाली। स्टूडेंट्स, इन 7 स्लाइड्स को आपने याद करना है। इसके अंदर ये दोनों टॉपिक्स मौजूद हैं जिसका नाम है RC एंड RL सीरीज सर्किट। इन दोनों की एक्सप्लेनेशन इसके अंदर है। तो स्टूडेंट्स, ये तो आपका पेपर वर्क है। अब आपको इसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस समझाने के लिए ये वाली स्लाइड है जिसमें सबसे पहले ही इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि आपने एक्सप्रेशन लिखना है इसकी इम्पीडेंस का और किसका, उसका सीरीज सर्किट के अंदर क्या रिलेशन है। अब अगर हम इसकी इम्पीडेंस लिखना चाहें तो वो क्या होगा, लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी कि कंबाइन इफेक्ट होता है रेजिस्टर का और रिएक्टेंस होती है किसी कैपेसिटर की। अगर हम किसी सर्किट के अंदर बात करें किसी रेजिस्टर को लगाकर और साथ में कैपेसिटर या इंडक्टर को भी लगा लें तो उसकी भी साथ में जो अपोजिशन होगी करंट के फ्लो में उसको भी ऐड कर लेंगे। अब ये वाला जो है जस्ट जिसमें हमने बात की है कि ये RC है, यानी रेजिस्टर और कैपेसिटर वाला सर्किट है, तो इसकी इम्पीडेंस किस तरह से होगी स्टूडेंट्स, कंबाइन इफेक्ट होगा किसका, रेजिस्टर का और रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर का। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि Z इज इक्वल टू VRMS और IRMS, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स के अंदर क्या है, RC के लिए इम्पीडेंस क्या होगी, RC के लिए इम्पीडेंस होगी R² प्लस XC² अंडर रूट। अब उसके साथ क्या है, Z इज इक्वल टू RL के लिए है R² प्लस XL², RLC तीनों के लिए क्या है R² प्लस XL माइनस XC² अंडर रूट होल स्क्वायर अंडर रूट है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है, ये वाला जो स्लाइड ये वाली आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर जो हमने लास्ट टाइम 3 लेक्चर डिस्कस किए थे जिसमें क्या था, एक सर्किट के अंदर हमने रेजिस्टर लगाया था, दूसरे में कैपेसिटर, उसके बाद इंडक्टर। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो टॉप पे है वो क्या है कि जब हमने AC सर्किट के अंदर रेजिस्टर लगाया था तो करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ बना था उसमें वोल्ट और करंट के ग्राफ के अंदर कोई भी जो ग्राफ है ना वोल्ट का करंट को लीड कर रहा था ना ही उनमें से कोई लैग कर रहा था। यानी ये वाले ये दोनों ग्राफ थे ये एक दूसरे के साथ ज़ीरो फेज़ डिफरेंस के साथ थे। तो इसीलिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लिखा हुआ है। इसमें जो पावर डेसिपेशन थी वो मैक्सिमम थी, यानी रेजिस्टर के अंदर क्या होता है जब हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो रेजिस्टर अपोजिशन दिखाता है, उसी वजह से हमने लिखा है P इज इक्वल टू मैक्सिमम, यानी पावर डेसिपेशन क्या है, मैक्सिमम थी। नेक्स्ट इसके अंदर रेजिस्टेंस किस तरह से हम लिखते हैं V/I के साथ। अब नेक्स्ट क्या है, कैपेसिटर। स्टूडेंट्स, जब हमने कैपेसिटर की बात की थी तो करंट और वोल्टेज के ग्राफ के अंदर करंट का जो ग्राफ था वो लीड कर रहा था और वोल्टेज का ग्राफ था वो लैग कर रहा था। इनमें फेज़ डिफरेंस कितना था, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसमें पावर डेसिपेशन स्टूडेंट्स बिल्कुल ज़ीरो थी और इसका जो फार्मूला है रिएक्टेंस का वो 1/2πfc है। अब इंडक्टर की अगर बात करें तो इसमें वोल्टेज का ग्राफ क्या कर रहा था, लीड कर रहा था और करंट का ग्राफ लैग कर रहा था। थीटा यानी इसमें फेज़ डिफरेंस कितना था, 90 डिग्री। इसमें पावर डेसिपेशन बिल्कुल ज़ीरो थी और इसका अगर हम फार्मूला लिखें XL 2πfl था।
ये स्टूडेंट्स हमारे पिछले लेक्चर्स का एक व्यू था। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उसमें आरसी सीरीज सर्किट है। तो स्टूडेंट्स आपने आरसी सीरीज सर्किट वाले को बिल्कुल गौर के साथ समझना है। एक स्टेप को समझ के आप नेक्स्ट जो आर एल सीरीज सर्किट है सेम आप उसको वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो हमारा सर्किट डायग्राम आपको नज़र आ रही है जिसमें हमने एसी सप्लाई दी है, एसी वोल्टेज और एक कैपेसिटर लगाया है, साथ में एक रजिस्टर लगाया है। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर वी आर क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर, वही बात लिखी हुई है। अगर हम वी सी लिखेंगे तो वी सी किसके इक्वल होगा, वी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो हम कैपेसिटर की अगर बात करेंगे तो उसमें रिएक्टेंस एक्स सी होती है, इसीलिए आर एम एस साथ में एक्स सी लिखा है। जब हम रजिस्टर की बात करें तो आई आर एम एस के साथ आर लिखा है यानी रेजिस्टेंस। अब हम अगर इसकी फेज़ डायग्राम या फेज़र डायग्राम बनाएंगे तो किस तरह से होगी, इन दोनों का स्टूडेंट्स अगर हम वेक्टर ड्रा करेंगे तो क्या होगा, एक इसके अंदर एक क्वांटिटी क्या करेगी, लीड करेगी, एक क्वांटिटी क्या करेगी, लैग करेगी। जिसका व्यू मैंने अभी आपको दिया है कि कैपेसिटर और रेजिस्टर वाले में कौन सी क्वांटिटी लैग करती है, कौन सी क्वांटिटी लीड करती है। अब स्टूडेंट्स इसके अगर आप ये जो मिड में लाइन लगी है इसको एक्सक्लूड कर दें, ये फ़िलहाल आप ना देखें, जस्ट आप 90 के एंगल पे जो दो लाइंस लगी हैं उनको देखें। तो उनमें ये वाला एक दूसरे के साथ फेज़ एंगल डिफरेंस के साथ दोनों वेक्टर्स हैं। अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के साथ ऐड करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से, ये वाला देखें स्टूडेंट्स, इस तरह से एक लाइन लगा के सिंपली ये अगर हम वोल्टेज की लाइन लगाएं तो इस तरह से आएगी, और साथ में जब दोनों लाइंस ड्रा कर देंगे दोनों वेक्टर इस तरह ऐड करके अब उनको हेड टू टेल रूल के साथ, ये देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह फर्स्ट वेक्टर होगा, इस तरह सेकंड वेक्टर उसके 90 के एंगल पे लगा के बाद में उसके दरमियान में, ये क्या हमने हेड टू टेल रूल के तरीक़ा से आपने मैथमेटिक्स में ये सीखा भी होगा। एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, ये उसका इनिशियल वेक्टर है। फॉर एग्जांपल ये करंट के वोल्टेज के लिए है। इसके साथ जब हमने एट 90 डिग्री एक करंट का वेक्टर लगाना है, वोल्टेज का, स्टूडेंट्स ये वोल्टेज के लिए वेक्टर है। जब हमने इसके साथ करंट के लिए वेक्टर लगाना है तो वो डाउनवर्ड लगाएंगे ये वाला। अब इसको जब हेड टू टेल रूल के साथ ऐड किया, इस तरह थर्ड वेक्टर ड्रा करके हम इसके दरमियान में जब एक यानी हाइपोटेन्यूज बनाती हुई एक लाइन लगाएंगे तो इस तरह उसको ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स जब इसको ऐड कर देंगे तो उसके लिए हमारी कुछ कैलकुलेशंस इस तरह से होगी। ये वाली जो मैंने हाइपोटेन्यूज बना के एक लाइन लगाई है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है वी आर एम एस इज़ इक्वल टू आई आर एम एस, साथ में क्या लिखा हुआ है, जी। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या है, वी आर एम एस इज़ इक्वल टू वी आर स्केयर प्लस वी सी स्केयर। सिंपली जिस तरह हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, किसी भी एक क्वांटिटी यानी हाइपोटेन्यूज को जब हमने फाइंड करना होता है तो बेस और परपेंडिकुलर का स्केयर लेते हैं, उसका होल का अंडर रूट लेते हैं, तो हमें जो हाइपोटेन्यूज होता है उसकी वैल्यू का पता चल जाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने इसकी वैल्यू भी उसी हिसाब से लिखी है कि जो आई आर एम एस है उसके लिए, यानी वी आर एम एस के साथ उसको जो फार्मूला लिखा हुआ है वी सी इज़ इक्वल टू आई आर एम एस एक्स सी, इसको जब हमने फाइंड करना है तो उसके लिए वही फार्मूला ट्राइंगल वाला लगा के, जिसको आप पढ़ते आए हैं पाइथागोरस थ्योरम के साथ, तो वही है वी आर एम एस इज इक्वल टू वी आर स्केयर प्लस वी सी स्केयर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा है, वी आर को आई आर एम एस साथ में आर लिखा है प्लस आई आर एम एस कैपेसिटर के लिए एक्स सी लिखा है। सुनिए इस तरह से आप इसको फाइनल रिज़ल्ट क्या कर सकते हैं, अगर हम इन दोनों में से आई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो जब हम आई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आई स्क्वायर के ऊपर जो अंडर रूट होगा वो कट जाएगा, जस्ट आई बाहर कॉमन आ जाएगा और इसके ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट के साथ क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर।
अब अगर हम VRMS के डिनोमिनेटर में ले जाएं IRMS को, तो वो VRMS ओवर IRMS रह जाएगा, और उसको हम क्या कहते हैं, Z यानी इम्पीडेंस होता है, उसको क्या लिख सकते हैं, R² प्लस XZ²। अब स्टूडेंट्स ये वाला जो होल रिज़ल्ट आया है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि IXC जो होता है, VC कह लें या XC कह लें, उसको हम I ओवर ओमेगा C भी लिखते हैं, तो उसके लिए कोई गलती नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगर हम V की वैल्यू IR² और साथ में I ओवर ओमेगा C² लिख देंगे जैसे आपकी बुक पे लिखा हुआ है, तो कोई इसके अंदर गलती नहीं होगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपने इस सारे टॉपिक को अगर अच्छे तरीके से याद करना है और पेपर वर्क भी करना है, तो उसके लिए आपको ये वाली जो स्लाइड है इनके अंदर से एज ए होल आपको इसको याद करना पड़ेगा। ये वाली वही बात है जो हमने अभी की है, यानी उस VC की जगह पे हमने IXC की वैल्यू जब पुट की तो वो 1 ओवर ओमेगा C आ जाएगा। तो ये वाला सारा रिलेशन एंड पे जो हमने निकाला था ये वही है R² प्लस XC²। तो हमने XC की जगह के ऊपर 1 ओवर ओमेगा C जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है ये लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसके अंदर फेज़ एंगल की बात करेंगे तो वो किस तरह से, लास्ट टाइम भी हमने छोटी क्लासेस में भी किया था कि जब हमने थीटा यानी फोर्सेस की बात की थी, तो वो जो थीटा था उसके अंदर डायरेक्शन ऑफ फोर्स थी वो किस तरह से फाइंड की थी, थीटा इज इक्वल टू FY ओवर FX के साथ किया था। अब उसी डायग्राम को देखते हुए भी हम कर सकते हैं कि जो टेन थीटा है वो किसके इक्वल होता है, XC ओवर R। अब अगर हम इसके अंदर से फेज़ एंगल टेन इनवर्स यानी 1 ओवर ओमेगा CR लिखेंगे तो उसका फेज़ एंगल निकल आएगा। तो स्टूडेंट्स के अंदर देखें जो फेज़ एंगल है उसमें फिगर C ये जो आपको नज़र आ रही है राइट साइड में, उसमें क्या है, impedance diagram, the resistance R is represented by a horizontal line in the direction of current which is taken as reference. The reactance XC is equal to 1 over omega C by lagging R line by 90 degree. The angle theta which the impedance Z makes with R line gives the phase difference between voltage and current. स्टूडेंट्स के अंदर जो थीटा आपको अपर साइड पे नज़र आ रहा है तो उसके अंदर ये वाला फेज़ डिफरेंस होगा। अब अगर हमने बात करनी है RL सर्किट की स्टूडेंट्स, तो उसके लिए भी सारा फिनोमेना वैसे होगा, जस्ट हम कैपेसिटर की जगह पे जस्ट इंडक्टर लगा देंगे और साथ में रेजिस्टर वैसे का वैसा होगा। तो स्टूडेंट्स के अंदर भी सारी कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने लास्ट लेक्चर में अभी की है RC वाले में। ये देखिए स्टूडेंट्स में हमने जब इंडक्टर कंसिडर किया है या उसके अंदर कनेक्ट किया है सर्किट के अंदर, तो वो सारी इसके अंदर कैलकुलेशन वैसे की वैसी है, वैसी ही अरेंजमेंट करके एज ए होमवर्क आपने इसको नोट करना है। तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि इसकी Z इम्पीडेंस किस तरह से है, इसका फेज़ डिफरेंस क्या है, ओमेगा L ओवर R आ जाएगा क्योंकि जस्ट इसमें R है और इंडक्टर L लगा हुआ है। सो फ्रेंड्स अगर हम इसकी पावर की बात करें तो हम पावर का फार्मूला भी पढ़ चुके हैं लास्ट टाइम कि पावर क्या है, P इज़ इक्वल टू VI cos थीटा के साथ PV cos थीटा लगा के हम इसकी पावर की बात भी कर सकते हैं और पावर फाइंड भी कर सकते हैं। P इज़ इक्वल टू IV cos थीटा जो हमने लास्ट टाइम P इज़ इक्वल टू IV cos थीटा जो हमने फार्मूला पढ़ा था उसी के हिसाब से हम इसकी पावर भी फाइंड कर सकते हैं। जस्ट इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम RC सर्किट को किस तरह डील करते हैं और RL सर्किट को किस तरह से डील करते हैं। तो स्टूडेंट्स के अंदर एक छोटी सी टर्म लिखी है जो आपने जस्ट यही याद करना है उसके अंदर से कि ये वाली जो टर्म है इसमें सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट जो बना के दिखाया गया है वो क्या है। स्टूडेंट्स को देखें सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट क्या है। कंसीडर RLC सर्किट सीरीज सर्किट है
विच इज़ कनेक्टेड टू अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी वोल्टेज के साथ इसको कनेक्ट किया गया है और फ्रीक्वेंसी जो इसके अंदर है वो करंट की क्या होगी, ओमेगा है। तो द इम्पीडेंस डायग्राम ऑफ द सर्किट इज शोन इन द फिगर। द इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल एंड कैपेसिटर रिएक्टेंस इज इक्वल टू एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। तो जब स्टूडेंट्स इसके अंदर फ्रीक्वेंसी सोर्स जो है एसी उसको बहुत ही स्मॉल वैल्यू में लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी आ जाएगा। वो क्या होगा, वो मच ग्रेटर होगा देन एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो ये स्टूडेंट्स आपकी जो टर्म है ये उसके अंदर स्मार्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए है कि आप अपनी मर्ज़ी से इसको देख के एक नज़र याद कर सकते हैं। नहीं तो आपने जस्ट इसको रीड आउट करना है और जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसका जस्ट आपने फार्मूला याद रखना है। वो क्या है, एफ आर इज इक्वल टू 1/2π LC अंडर रूट। जस्ट आपने स्टूडेंट्स इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को याद रखना है कि एक्स एल और एक्स सी को जब हम इक्वल करते हैं इन दोनों के फार्मूला को, तो उसका होल कैलकुलेशन करके हमें जो फाइनली मिलती है वो क्या है, ओमेगा आर और 2π/f को जब हम एक साथ इसमें वैल्यू निकालते हैं एफ आर की तो हमारे पास 1/2π LC अंडर रूट आता है। जस्ट आपने इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की इसका फार्मूला ही आपने याद करना है। हमारा जो ओरिजिनल टॉपिक है वो क्या है, आर सी सीरीज सर्किट और आर एल सीरीज सर्किट। ये जो हमारे पास एंड पे हमने एक दो स्लाइड जो डिस्कस की हैं इनका इतना इसके अंदर रोल नहीं है, जस्ट हमने इसके अंदर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ही याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।